नमस्कार साथियों। आज का प्रश्न है रचनात्मक लेखन की परिभाषा एवं स्वरूप का वर्णन करें। तो चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो में बिल्कुल आसान से आसान शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। मैं आपको इस बात की यकीन दिलाता हूं साथियों कि केवल आप इसको एक बार सुन लोगे ना तो आपको आसानी से याद हो जाएगी। आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए बिल्कुल आसान शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन है कि रचनात्मक लेखन यानी सृजनात्मक की परिभाषा एवं स्वरूप का वर्णन करें। आपको इसमें पूछा गया है कि जो रचनात्मक लेखन है उससे आप क्या जानते हैं, इसकी परिभाषा आपको पहले देना है। उसके बाद रचनात्मक लेखन के क्या स्वरूप हैं इसके बारे में आपको बताना है। तो चलिए सबसे पहले आपको परिचय देना है। रचनात्मक लेखन वह प्रक्रिया है जिसमें लेखक अपनी कल्पना, विचार और भावनाओं को मौलिक रूप से व्यक्त करता है। यानी कि रचनात्मक लेखन वह प्रक्रिया है, वह व्यवस्था है जिसके माध्यम से लेखक अपनी कल्पना करता है और अपने विचार को, अपने भावनाओं को लिखता है। तो जब भी कोई लेखक अपने विचार को, अपने भावनाओं को लिखना चाहेगा तो वो कल्पना के माध्यम से रचना करेगा। तो उसे क्या कहा जाएगा? रचनात्मक लेखन। यानी बेसिकली कोई भी चीज अगर लेखक लिखता है तो उसे हम कहते हैं रचना। यह लेखन किसी भी विधा में हो सकता है। विधा का मतलब है शैली, स्टाइल, तरीका। जैसे कि कविता हो सकता है, कहानी हो सकता है, निबंध हो सकता है, उपन्यास हो सकता है। तो इस प्रकार से लेखक जो है या तो कहानी के रूप में अपनी भावनाओं, अपने विचारों को लिखेगा, या तो फिर निबंध के रूप में लिखेगा, या तो फिर उपन्यास के रूप में लिखेगा। या तो अगर मान लो कोई ऐसा कवि है जिनके अंदर जो है बहुत सारी भावनाएं हैं और उसको व्यक्त करना है तो वो कविता के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करेगा। यहाँ पर एक बात आपको और समझनी है कि अगर बहुत ज्यादा भावनाएं व्यक्त करनी होती है तो ऐसे में कविता का सहारा लिया जाता है। लेकिन अगर विचारों को फैलाना होता है तो ऐसे में कहानी, उपन्यास और नाटक का सहारा लिया जाता है लेखकों द्वारा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पाठकों को प्रभावित करना और उन्हें एक नई दृष्टि प्रदान करना। लेखकों का उद्देश्य क्या होता है रचना के पीछे? जब भी कोई रचना करनी होती है तो उससे पीछे उनका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। उद्देश्य होता है कि अगर कोई पाठक मेरी कहानी को पढ़ेगा, कविता को पढ़ेगा या उपन्यास को पढ़ेगा, उसके बाद उसका जो पहले नजरिया था उसमें बदलाव आएगा। सोचने की जो क्षमता था पहले, वह क्षमता बढ़ेगा। अगर व्यक्ति कोई संवेदनशील नहीं था तो कविता, उपन्यास पढ़ने से वो व्यक्ति पहले की तुलना में अधिक संवेदनशील हो जाएगा। संवेदनशील का मतलब यहाँ पर ये है कि जो व्यक्ति केवल अपनी ही दुख ना देखे, अपनी ही समस्या ना देखे, बल्कि दूसरे के दुख को भी समझे, उनके समस्याओं को भी समझे। इसीलिए दोस्तों, जब भी कविता, नाटक और उपन्यास लिखा जाता है तो लेखक का उद्देश्य होता है इसको पढ़ने के बाद जो पाठक इसे पढ़ेगा वह संवेदनशील हो। वही यहाँ पर कहा गया है कि इस तरह से कविता, कहानी, निबंध और उपन्यास व्यक्ति को पहले की तुलना में और अधिक संवेदनशील बनाता है। आप जो है एक एग्जाम्पल के साथ समझ सकते हो। जैसे कि मान लो कोई भी लेखक है, अगर वो कोई कहानी लिखता है उसके माध्यम से जो है कुछ ऐसी बातें लिखा जाता है ताकि अगर जैसे ही पाठक उसको पढ़ेगा, पाठक के पढ़ने के बाद वो व्यक्ति जो है और अधिक संवेदनशील हो जाएगा। आप उदाहरण के रूप में इस प्रकार से समझ सकते हो, जैसे कि प्रेमचंद जी ने जो है एक कहानी लिखी है जिसका नाम है बूढ़ी काकी। तो आप लोगों ने अगर बूढ़ी काकी अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप एक बार जरूर पढ़ना। अगर आप जो है बुजुर्ग व्यक्ति यानी दादा या दादी के प्रति अगर आप संवेदनशील नहीं हो तो उस कहानी को पढ़ने के बाद जो है आप बहुत ज्यादा संवेदनशील हो जाओगे, अपने दादा दादी के बारे में सोचने लगोगे। इस प्रकार से जो प्रेमचंद जी ने जो है बूढ़ी काकी की कहानी को लिखा है, उसको पढ़ते वक्त पाठक के मन में जो है ऐसी भावनाएं आती है, ऐसे विचारधारा बनता है। उन्हीं विचारधारा के माध्यम से वह व्यक्ति और ज्यादा संवेदनशील हो जाता है और अपने दादा और दादी के साथ अच्छा व्यवहार करता है। इसी प्रकार से सभी लेखक का उद्देश्य होता है कि पाठकों तक अच्छे संदेश पहुंचाना, उनकी जो दृष्टि आज है उनकी दृष्टि में बदलाव करना। आपको पूछा गया है रचनात्मक लेखन की परिभाषा। लेखन का अर्थ जो है बहुत व्यापक होता है और इसमें सभी प्रकार के लिखित कार्य शामिल है। लेकिन जब मनुष्य के जो है भावनाओं को लिखा जाता है, उनके सुख और दुख को लिखा जाता है, तो ये सभी क्या होता है? ये रचनात्मक लेखन कहा जाता है। दोस्तों, जब भी कोई लेखक कोई भी रचना लिखेगा तो उसमें या तो किसी के दुख को लिखेगा, किसी के सुख को लिखेगा, या कोई ऐसी विचारधाराएं हैं जो समाज में फैलाना चाहता है उसको लिखना चाहेगा, ताकि उसको पढ़ने के बाद लोग उससे रिलेट कर पाए और समाज में जो है सकारात्मक बदलाव आए। रचनात्मक मनुष्य की भावनाओं और विचारों को व्यक्त करने की तड़प से जुड़ी होती है। जब ये भावनाएं, विचार और भाषा के माध्यम से व्यक्त होते हैं तो उसे रचनात्मक लेखन कहा जाता है।
यानी कि दोस्तों जो भी रचना करनी होती है लेखकों को, कहीं ना कहीं उस रचना में उनका उद्देश्य होता है। उनका उद्देश्य होता है समाज के हित की भावना को ध्यान में रखते हुए कोई भी रचना करना। इसीलिए जब भी रचना लिखी जाती है उसमें भावनाएं होती है, उसमें विचार होता है, और लेखक अपनी भावनाओं को, अपनी विचारों को जो है रचना के माध्यम से लिखता है, ताकि जो है समाज में इसका सकारात्मक प्रभाव पड़े। सभी साहित्यकारों यानी सभी समीक्षकों ने जो है रचनात्मक लेखन की अलग अलग परिभाषा दी है, जो हम लोग कुछ बिंदुओं द्वारा समझ सकते हैं। यहाँ पर हमने जो है 2-3 समीक्षकों को लिया है, साहित्यकारों को लिया है जिसने रचनात्मक लेखन की परिभाषा दी है। तो पहला है नरेंद्र मोहन। इन्होंने क्या कहा था, ये जो एक प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। रचनात्मक लेखन वह है जिसमें लेखक अपने विचारों और भावनाओं को मौलिक रूप से व्यक्त करता है और पाठकों को जो है एक नई दृष्टि प्रदान करता है। इसका मतलब क्या है कि रचना लेखक तभी लिखता है जब उनके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है, और यहाँ पर जो है लेखक अपने भावनाओं को, अपने विचारों को जो है एक बेहतर ढंग से लोगों तक प्रस्तुत करने का प्रयास करता है, ताकि जो पाठक इस रचना को पढ़ेगा उनकी एक नई दृष्टि मिलेगी। दूसरा है मुक्तिबोध। रचनात्मक लेखन एक खोज और ग्रहण की प्रक्रिया है जिसमें लेखक अपने अनुभवों और समकालीन परिस्थितियों से जूझता है। इसका मतलब क्या है, मुक्तिबोध जो कवि थे काफी प्रसिद्ध कवि है, और इनकी जो सबसे प्रसिद्ध कविता मानी जाती है उनमें से एक है ब्रह्म राक्षस। उस कविता के माध्यम से भी जो इन्होंने समाज के हित को ध्यान में रखा है। बेसिकली ये मार्क्सवादी लेखक थे। रचनात्मक लेखन के बारे में इन्होंने यह कहा है कि रचनात्मक लेखन का यह कार्य है कि जो लेखक का अनुभव होता है, लेखक की जो विचारधाराएं होती है, जो अपने समाज से सीखता है, उनको जो है व्यक्त करना और उन्हीं विचारधाराओं और भावनाओं को समाज के लोगों तक पहुंचाना, ताकि समाज में जो है सकारात्मक प्रभाव पड़े। तीसरा जो है वो है रामचंद्र शुक्ल जी। यानी कि रामचंद्र शुक्ल जी ने जो है रचनात्मक लेखन के बारे में क्या कहा है, और हिंदी साहित्य में इनका बहुत ज़्यादा महत्व है दोस्तों। रामचंद्र शुक्ल जी जो है एक ऐसे समीक्षक हैं जो हिंदी में ये कह देता है उनको जो है मान्यता मिल जाती है। समझ रहे हो ना, एक प्रकार से जो है हिंदी साहित्य में इनको अकेशतोपीय आचार्य माना जाता है। इन्होंने जो समीक्षा कर दी उनको जो है मान्यता मिल जाती है, उन्हीं को लोग मानते हैं। रचनात्मक लेखन वह है जिसमें लेखक अपने विचारों को नए और अनूठे तरीके से प्रस्तुत करते हैं, जिससे पाठकों को एक नई दृष्टि मिलती है। इन्होंने यह कहा है कि रचनात्मक लेखन वह लेखन कला है जिसके माध्यम से लेखक अपने विचारों को अपने अनूठे तरीके से प्रस्तुत करता है, जिससे पाठक जो है पढ़कर एक नई दृष्टि की ओर बढ़ता है। फिर रचनात्मक लेखन की विशेषताएं, यानी रचनात्मक लेखन की क्या विशेषताएं हैं। दोस्तों थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि आपको मैं 100% समझा दूंगा। आपको कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी, और मेरा यही उद्देश्य होता है कि चाहे थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाए, लेकिन मैं आप लोगों को 100% समझा दूँ, बिल्कुल आसान से आसान शब्दों में, ताकि आपको जो है कोई कन्फ्यूजन ना रहे। रचनात्मक लेखन जो है आत्माभिव्यक्ति का एक माध्यम है। यानी जब कोई व्यक्ति अपनी अंतर्यात्मा से अपने विचारों और भावनाओं को रचना के माध्यम से लिखता है तो उसे रचना कहा जाता है। लोग अपनी भावनाओं और विचारों को विभिन्न तरीकों से व्यक्त करते हैं, जैसे कि शब्दों से, जैसे कि रंगों से, जैसे कि रेखाओं से, या शरीर की भाषा के माध्यम से। इस प्रकार से जो लेखक होते हैं वो अपनी भावनाओं और विचारों को जो है अलग अलग तरीके से व्यक्त करते हैं। कोई जो है शब्दों का प्रयोग करके अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, और बहुत सारे ऐसे कवि हैं जिन्होंने शब्दों को बड़ा तराश तराश के लिखा है। जैसे कि बिहारी जी की बात करते हैं तो एक प्रसिद्ध कवि थे जिन्होंने अपनी रचना में ऐसे ऐसे शब्द को तराश तराश के लिखा है जो सुनने वाले कहता है यार क्या लिखा है। जैसे कि कहत नटत रेजत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत है नैनन हिस्सो बात। यानी कि इसका मतलब ये है कि एक प्रेमी और प्रेमिका क्लास में बैठा हुआ है, लेकिन वो दोनों जो है इशारों से बात कर रहा है, आंखों में ही वो जो है इशारों इशारों से बात कर रहा है, आंखों में आंखों से बात कर रही है, और लोगों को पता ही नहीं चल रहा है। तो इस पर इन्होंने ये कविता को लिखा था। तो ये क्या हुआ, शब्द को तराश तराश के लिखना। इसी प्रकार से जो है कुछ ऐसे कवि हैं जो रंगों के माध्यम से अपनी भावनाओं और विचारों को व्यक्त करता है। जैसे कि कबीरदास जी का एक दोहा है कि लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन में गई मैं भी हो गया लाल। यानी कि जिधर भी देखो ईश्वर ही ईश्वर है। इन्होंने यहाँ लाल शब्द का प्रयोग जो है ईश्वर से किया है। इस प्रकार से सभी लेखक जो है अपनी भावनाओं और विचारों को अलग अलग माध्यम से समाज में प्रस्तुत करता है।
जब यह अभिव्यक्ति लेखन के माध्यम से होती है तो उसे रचनात्मक लेखन कहा जाता है। और जब यह अभिव्यक्ति जो लेखक का है वो रचना के माध्यम से व्यक्त होता है तो उसी को ही रचनात्मक लेखन कहा जाता है। रचनात्मक लेखन में लेखक अपनी कल्पना और विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करता है, जिससे उनकी अनूठी शैली और दृष्टिकोण सामने आता है। इस प्रकार से जो लेखक होते हैं अपनी भावनाओं को, अपनी विचारधारा को कल्पनाओं के माध्यम से जो है अनूठी रूप से लिखने का प्रयास करता है, ताकि उनके भावनाओं और उनके विचारों को जो है समाज में फैलाया जा सके। यह लेखन का एक ऐसा रूप है जो न केवल जानकारी प्रदान करता है बल्कि पाठक को भावनात्मक और मानसिक रूप से जोड़ता है। इसका मतलब ये है कि रचना लेखन जो है एक ऐसा रूप है जो केवल हमें जानकारी ही नहीं देता है बल्कि पाठक को भावनात्मक और मानसिक रूप से जोड़ता है। अगर मान लो कुछ ऐसे कविताएं लेखकों ने लिखी है जिसको सुनने के बाद लोग काफी भावुक हो जाते हैं, समझ रहे हो ना। इस प्रकार से लोगों को जो है कविता के माध्यम से, कहानी के माध्यम से भावनात्मक और मानसिक रूप से लेखक जोड़ने का प्रयास करता है। रचनात्मक लेखन को जो है हम लोग कुछ बिंदुओं द्वारा समझ सकते हैं, इनके कुछ विशेषताएं होती है। पहला है कि साहित्य रचना लेखन में लेखक की आत्मा की आवाज को महत्व दिया जाता है। इसके अनुकूल परिस्थितियां, सही वातावरण, निरंतर अभ्यास और लेखन की आवश्यकताओं को महसूस करना महत्वपूर्ण है। यानी कि साहित्यिक रचना लेखन के लिए जो है लेखक की जो अंतर्यात्मा की आवाज होती है उनको ज्यादा महत्व दिया जाता है। यानी कि लेखक अपनी अंतर्यात्मा से किसी भी विचार या भावनाओं पर कैसे लिखा है उनको महत्व दिया जाता है। और किसी भी लेखक के लिए जब भी वो कविता लिखेगा, कहानी लिखेगा, तो उस अनुसार से जो है अनुकूल परिस्थितियां होनी चाहिए। और जब कोई लेखक वातावरण में, अनुकूल परिस्थितियों में और निरंतर अभ्यास से कोई रचना लिखता है तो वही रचना महान सिद्ध होता है। दूसरा, साहित्य में लेखन अपने अनुभवों को कल्पना के साथ मिलाकर रचनाएं बनाते हैं। जितना अधिक अनुभव लेखन के पास होता है उतनी ही उसकी रचनाएं प्रभावशाली और सफल होती है। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई लेखक कोई भी रचना लिखेगा तो जो है एक ही बार में महान रचना नहीं लिख सकता है। धीरे धीरे प्रयास करते करते जो है वो एक महान रचना को लिखता है और वह जो है उस रचना में अपनी अनुभव को शामिल करता है। तो इस प्रकार से जो लेखक होता है जितना ज़्यादा कल्पनाएं करती है, जितना ज़्यादा अभ्यास करता है, उतनी बेहतर ढंग से जो है अपनी भावनाओं, अपनी विचारों को समाज में व्यक्त करवा पाता है। तीसरा, एक अच्छी रचना के लिए जो है भाव, विचार, कल्पना और उद्देश्य का मेल होना जरूरी है। जब ये चारों मिलकर किसी उद्देश्य के साथ प्रस्तुत किए जाते हैं तो एक प्रभावशाली रचना बनती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब भी कोई लेखक कोई भी रचना लिखता है तो उसमें उनका क्या भाव है, उनका क्या विचार है और उन्होंने उन विचारों को व्यक्त करने के लिए क्या कल्पना किया है, इन सभी तत्वों का जब मिश्रण होता है, ये जब सभी मिलता है तभी जो है एक बेहतर और प्रभावशाली रचना बनकर तैयार होता है। और दोस्तों, आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, वो ये है कि जब भी कोई लेखक कोई भी रचना लिखता है उसके पीछे उनका कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है। बिना उद्देश्य का कोई भी रचना लेखक नहीं लिखता है। चौथा पॉइंट है कि समय और समाज का प्रतिबिंब रचनाकार की रचनाओं में स्वाभाविक रूप से दिखाई देता है। इसका मतलब ये है कि जिस समय और समाज में रचनाकार रहता है उसकी झलक उसकी रचनाओं में मिलती है। इसका मतलब ये है कि मान लो जो कवि जिस दौर का रहा है उसी दौर में जो समस्याएं थी, जो घटनाएं थी, उस पर उन्होंने कहानी लिखा है, कविता लिखा है, उपन्यास या नाटक लिखा है। इस प्रकार से जिस समय का कवि होता है उसके दौरान उस समय जो समस्याएं होती है, जो परिस्थितियां होती है, उसी अनुसार से लेखक उनको लिखता है। इस प्रकार से रचनाकार और उनकी जो रचना होता है उनके बीच गहरा संबंध होता है और रचना में उस समय और समाज का प्रभाव साफ साफ दिखाई देता है। यानी कि जो रचनाकार है, आज से पहले जब हम बात करते हैं भारतेंदु युग की, तो जब स्वतंत्रता नहीं मिली थी उस समय भारतेंदु जी ने जो है भारत में राष्ट्रवादी चेतना को फैलाने के लिए बहुत सारी कविताओं को लिखा है। उसी प्रकार से जब आगे चलकर बिहारी हुए तो उन्होंने प्रेम पर बहुत सारी कविताएं लिखी है। उसी प्रकार से आगे चलकर वर्तमान समय के बहुत सारे कवि हैं जो वर्तमान समय के समस्याओं को लिखते हैं। और वर्तमान समय में जैसे कि दलित विमर्श हो गया, यानी दलित की समस्याओं को लिखना, आदिवासी विमर्श हो गया, आदिवासी की समस्याओं को लिखना, तो ये सभी वर्तमान समय में लिखा जा रहा है। आज से ठीक जो है 200 साल पहले ना ही दलित विमर्श था, ना ही आदिवासी विमर्श था। क्यों? क्योंकि उस समय की जो परिस्थितियां थी वो अलग थी और आज की जो परिस्थितियां हैं वो अलग है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो कि जिस समय का रचनाकार होता है उसी समय के अपने परिस्थितियों को अनुभव करके लिखता है। उदाहरण के लिए अगर कोई लेखक आज के समाज की समस्याओं पर लिखता है तो उसकी रचना में आज के समय की झलक
मिलेगी। और पांचवा है रचना में भाव यानी कि भावनाएं होती है, विचार होता है, और जब भावनाएं और विचार मिल जाती है तो एक रचना बनकर तैयार होती है। आमतौर पर जो है भाव प्रधान रचनाएं यानी पद्य होती है यानी कविता होती है, और जो विचार प्रधान रचनाएं होती है उसको गद्य कहा जाता है, जिसे निबंध भी कहा जाता है, कहानी भी कहा जाता है और नाटक भी कहा जाता है। तो आपको हिंदी साहित्य में दो प्रकार के स्वरूप देखने को मिलेगा, एक है पद्य और दूसरा है गद्य। पद यहाँ पर नहीं है, ठीक है, पद नहीं कहना है, पद्य, प द हलंत या पद्य, इस प्रकार से इसको आपको गद्य नहीं कहना है, गद्य। इसका मतलब ये है कि गा है, दा है, फिर हलंत है, फिर या है, तो ये बन गया गद्य। तो इस प्रकार से पद्य जो होता है यानी जो कविता होता है, और जो गद्य होता है यानी कहानी, नाटक, उपन्यास, इन सभी के द्वारा जो है कवि अपने भावनाओं और अपने विचारों को जो है रचना के माध्यम से लिखता है। लेकिन यह हमेशा सही नहीं होता है, कविता और गद्य दोनों में भाव और विचार हो सकते हैं। इसका मतलब ये है दोस्तों कि अगर मान लो कोई कवि बहुत ज़्यादा भावुक है, तो ये मतलब नहीं है कि केवल उसमें उनकी भावनाएं ही फूटेगी कविता के माध्यम से, जो वो कविता लिख रहा है उसमें विचार तो भी हो सकता है। तो ये हर समय सही नहीं होता है कि भावनात्मक रूप से केवल कविता लिखा जाता है। भावनात्मक रूप से कविता लिखा जाता है लेकिन उसमें विचार भी होता है, तो ये आपको ध्यान रखनी है। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है तो आप थोड़ा पेशेंस से देख लेना ताकि जो ये टॉपिक है आपका क्लियर हो सके। फिर है रचनात्मक लेखन का स्वरूप क्या है, जो आपको प्रश्न में पूछा गया है। तो हर लेखक अपनी बात कहने के लिए अलग तरीका और शैली अपनाता है, इससे साहित्य में विविधता आती है और कई प्रकार की विधाएं जैसे कविता, कहानी, नाटक बनती है। मोटे तौर पर साहित्य को जो है दो प्रमुख स्वरूप के रूप में बांटा जा सकता है। इसका मतलब ये है कि जो लेखक होता है अपनी बात को कहने के लिए, अपने विचार को व्यक्त करने के लिए वो जो है या तो पद्य का सहारा लेते हैं या तो गद्य का सहारा लेते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि पद्य का मतलब होता है कविता, पोएट, जबकि गद्य का मतलब होता है कहानी, नाटक, उपन्यास। तो पहला जो है वो है पद्य और दूसरा जो है वो है गद्य। पद्य में जो है साथियों केवल कविताएं लिखी जाती है। मान लो कोई व्यक्ति का जो है हाल फिलहाल दिल टूटा है, तो व्यक्ति पद्य लिखेगा या गद्य लिखेगा? वो व्यक्ति जो है कविता लिखेगा, क्योंकि वो व्यक्ति जो है काफी भावुक होता है। जब उनका दिल टूटता है तो उस दौरान वो कविता ही लिखेगा, उनके अंदर जो है कविता ही फूटेगी। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने नजरिए को, अपने विचार को जो है समाज में फैलाना चाहेगा, तो उन विचारधाराओं के लिए जो है या तो वो नाटक लिखेगा, या तो कहानी लिखेगा, या तो निबंध लिखेगा, या तो उपन्यास लिखेगा, और इसके द्वारा जो है अपनी विचारों को व्यक्त करेगा। तो यही बात आपको समझनी है कि पद्य में केवल कविताएं लिखी जाती है जब बहुत व्यक्ति इमोशनल होता है, और गद्य में कहानी लिखा जाता है, उपन्यास, नाटक और निबंध लिखा जाता है। अब हम लोग जानते हैं दोस्तों पद्य, उसके बाद हम लोग फिर गद्य जानेंगे कि गद्य क्या होता है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इतना ज़्यादा पेशेंस नहीं रखते हैं, अगर थोड़ी सी वीडियो लंबा होता है तो वो वीडियो को बीच में ही छोड़कर चला जाता है। दोस्तों वर्तमान समय में स्टूडेंट्स के पास बहुत ज़्यादा पेशेंस रह नहीं गया है, इसीलिए आप लोगों में से 90% स्टूडेंट ऐसे होंगे जो अभी तक जा चुके होंगे, और जो स्टूडेंट कुछ जानना चाहता है, कुछ सीखना चाहता है, वो अभी भी इस वीडियो में बने होंगे, मुझे पूरी विश्वास है। और दोस्तों मैं उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो पूरे पेशेंस के साथ इस टॉपिक को समझना चाहते हैं, और उनमें से आप एक हो, इस बात की जो है आपने साबित कर दी है। पहला है पद्य। पद्य का मतलब क्या है? तो जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा भावुक होगा, बहुत ज़्यादा इमोशनल होगा, तो वो कविता लिखेगा। और जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया भी है कि पद्य का मतलब होता है कविता लिखना। पद्य एक साहित्यिक विधा है जिसमें भावनाओं और विचारों को छंद और लय के द्वारा जो है अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई लेखक बहुत ज़्यादा इमोशनल होगा, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहेगा रचना में, तो ऐसी स्थिति में वो कविता लिखेगा, वो पद्य लिखेगा। और जो है कविता पद्य में ही लिखा जाता है, और जो कहानी, उपन्यास, नाटक होता है वो गद्य में लिखा जाता है। तो इस प्रकार से जो कविता होती है उसमें लय होता है, लय। जो आपको ध्यान रखनी है वो होता है लय। लय किससे कहा जाता है? जैसे कि मैंने आपको एक कविता बताया अभी, यानी दोहा बताया कि लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। तो इसमें लय है, इसीलिए आपको सुनने में अच्छा लग रहा है। लेकिन जब हम लय का उल्लंघन कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा? वो गद्य बन जाएगा। जैसे कि कोई भी कविता है, इसी कविता को हम लोग ले लेते हैं, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी होगी लाल।
अब इसको गद्य में ले लिए तो इस प्रकार से हो सकता है, लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने लय ही तोड़ दिया, इसीलिए इस प्रकार से जब लय तोड़ दिया जाता है तो वो कविता नहीं होता है, वो गद्य बन जाता है। तो जब लय टूट जाएगा तो वो कविता नहीं होगा, वो कहानी उपन्यास नाटक हो सकता है, और जिसमें लय होगा वो कविता होगा। इस पर जो है बहुत लंबा वीडियो बन सकता है कि लय क्या होता है, लेकिन आपको थोड़ी बातें समझनी है, इसलिए मैं आपको थोड़ी सी बता रहा हूँ। दोस्तों यूपीएससी एस्पिरेंट को जो है इन सभी टॉपिक को बड़ा डिटेल में पढ़ना होता है कि लय क्या होता है, छंद क्या होता है, तुक क्या होता है ना। तो आप मोटा मोटी इतना समझिए कि जब भी हम लोग व्याकरण के नियमों का उल्लंघन करते हैं तो लय बनता है, और जब व्याकरण के नियमों में लिखते हैं तो गद्य बनता है ना, कहानी उपन्यास और नाटक। और आपको मैंने एग्जाम्पल में भी समझाया है। इसमें मुख्य रूप से कविता गीत शायरी शामिल होता है। जो पद्य होता है उसमें शब्दों का चयन और उनकी ध्वनि महत्वपूर्ण होती है, जिससे पाठक या श्रोता पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार से जो पद्य होता है उसके माध्यम से जो पाठक उसको पढ़ता है उस पर गहरा प्रभाव डालता है। जैसे कि दोस्तों कविता हो गया पद्य में, इसके अलावा गीत भी हो सकता है, शायरी भी हो सकता है, गजल भी हो सकता है। जैसे कि एक गजल है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है, जिस्म की बात नहीं थी उनके दिल तक जाना था, जिस्म की बात नहीं थी उनके दिल तक जाना था, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है, वक्त तो लगता है। तो ये एक गजल हो गया। तो पद्य में जो है या तो गीत लिखा जा सकता है, या तो कविता लिखा जा सकता है, या तो शायरी लिखा जा सकता है, या तो गजल लिखा जा सकता है। इस प्रकार से जब साहित्यकार यानी लेखक कवि पद्य के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है तो उसे ही पद्य कहा जाता है। उदाहरण के लिए कविता में कवि अपने भावनाओं और विचारों को सुंदर और संगीतमय भाषा में प्रस्तुत करता है, जिससे पाठक को एक विशेष अनुभव होता है। और फिर जो है हम लोग जानेंगे कि गद्य क्या होता है। गद्य एक लोकप्रिय विधा है जिसमें विचारों की प्रधानता होती है। इसमें न केवल भावनाओं और विचारों को व्यक्त किया जाता है बल्कि सूचनाओं को भी प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। गद्य के विभिन्न रूपों में जैसे कि नाटक है, उपन्यास है, कहानी है, ये सभी जो है गद्य के विधा है। विचारों और सूचनाओं को दूसरे तक पहुंचाने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि जो गद्य है एक लोकप्रिय विधा है। दोस्तों पद्य यानी कविता का महत्व कब था? जब हिंदी भाषा का विकास नहीं हुआ था तो लोग खड़ी बोली में या तो जो है ब्रज भाषा में कविताएं लिखती थी, लेकिन जैसे जैसे हिंदी का विकास हुआ गद्य का विस्फोट हो गया। आप जो कहानी देखते हो, जो फिल्म देखते हो ना, वो भी एक गद्य ही है, समझ रहे हो। इसीलिए वर्तमान समय में गद्य बहुत ज़्यादा विस्फोट हुआ और धीरे धीरे जो कविताएं हैं उनका प्रयोग होना बंद हो गया और बहुत सारे कवि आए जिन्होंने गद्य को बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक पहुंचा दिया। प्रेमचंद जैसे कवि ने जो है गद्य में बहुत सारी कहानियां लिखी है, बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं। यही कारण है कि वर्तमान समय में जो है गद्य की विधा ज़्यादा प्रसिद्ध विधा है। दोस्तों आपको यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी है कि गद्य इसलिए भी जो है ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ, ज़्यादा इनका भूमिका समाज में है क्योंकि इसको समझना आसान है। जब भी आप कोई भी कहानी पढ़ते हो, जब भी कोई नाटक देखते हो या उपन्यास पढ़ते हो, आपको आसानी से समझ में आ जाता है। लेकिन जब भी आप कोई कविता पढ़ते हो तो आपको जो है तुरंत समझ में नहीं आता है, उसको जो है समझने के लिए आपको जोर देना पड़ता है, या तो आपको अगर कोई समझाएगा तभी आप समझ सकते हो कविताओं को। इस प्रकार से जब कोई व्यक्ति को अपने विचारों को आदान प्रदान करना है यानी अपने विचारों को व्यक्त करना है, तो अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए या तो वो कहानी लिखेगा, या तो उपन्यास लिखेगा, या तो नाटक लिखेगा, या तो निबंध लिखेगा। तो इन सभी माध्यमों से अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाएगा। आज जो आप देख रहे हो ना सूचनाएं, वो जो है गद्य की एक विधा है। विधा का मतलब होता है तरीका, स्टाइल, कि किस प्रकार से कविताएं पहले लिखी जाती थी और वर्तमान समय में किस प्रकार से कहानियां, नाटक, उपन्यास लिखे जा रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर 5 से 6 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, VVI क्वेश्चन, और आप इन प्रश्नों को अगर कर लोगे ना तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आपको लगेगा कि एक भी क्वेश्चन जो है इससे बाहर नहीं आया। तो कौन कौन सा क्वेश्चन है? तो पहला आज हमने करवा दिया है रचनात्मक लेखन की परिभाषा और इनके स्वरूप। नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है वो है साहित्य का सौंदर्य शास्त्र क्या है, और इसी में अथवा में है दोस्तों कि सौंदर्य शास्त्रीय तत्वों की विवेचना करें। तो ये दोनों क्वेश्चंस बहुत जल्द आने वाला है। ये सभी वीडियो आपको कहाँ मिलने वाला है? तो ये सभी वीडियो जो है आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, वहाँ पर जाके ज्वाइन कर लें
और आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। और दोस्तों यहाँ पर कौन कौन सा क्वेश्चन है मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। तो इस प्रकार से यहाँ पर 6 क्वेश्चन हमने लिया हुआ है जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100% आने की संभावना है दोस्तों, 100% बोल रहा हूँ, समझ रहे हो ना। इन्हीं से सारा प्रश्न आपको एग्जाम में मिलने वाला है, मेजर पेपर 7 का हिंदी का। तो इन सभी क्वेश्चन को आपको करके ही जाना हर हालत में, आप अगर अच्छे से एग्जाम देना चाहते हो तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों से बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।